दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राजू गौड़ हिंदी कहानियां पर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसका नाम है कहानी आजीवन कारावास, शॉर्ट स्टोरी। कहानियां ब्यौरा होती हैं रिश्तों की। कहानियां कभी जन्म लेती हैं विसंगतियों से तो कभी विडंबनाओं से। कभी ये सुख के रंग में रंगी होती है तो कभी दुख के। समाज के कई पहलू इन कहानियों में उजागर होते हैं। ऐसी ही विसंगतियों, विडंबनाओं और दुख सुख में रची बसी है यह कहानी। छोटे से कस्बे के इस बड़े घर के आंगन सुबह सुबह गीला हो जाता है और आने जाने वालों का स्वागत करने के लिए उस पर सज जाती है प्यारी सी रंगोली। एक तरफ चूल्हे पर चाय उबल रही है तो वहीं दूसरी ओर मिसेस शर्मा अपना पूजा पाठ बस खत्म करने को है। पूजा खत्म करते ही बाहर गार्डन में मेज कुर्सियां चाय के लिए सजाई जाती हैं और फिर मिसेज शर्मा सबको आवाज लगाती हैं, चलो बच्चों फटाफट नीचे आ जाओ, चाय तैयार है। यह मिसेज शर्मा की दिनचर्या का हिस्सा है। सूरज की पहली किरण का स्वागत रोज वो इसी प्रकार करती हैं। मिसेज शर्मा का पूरा नाम है संजीवनी शर्मा। अपने नाम के ही अनुरूप वह पूरे घर के लिए संजीवनी ही थी। वे दिखने में औसत पर व्यवहार और स्वभाव से अद्भुत थी। उनका घर परिवार ही उनके लिए कर्म भूमि था। शादी के बाद उन्होंने कभी कुछ और सोचा ही नहीं। जो भी किया घर परिवार के लिए ही किया। आज 50 साल की उम्र में भी वह थकी नहीं है। किसी नवयुवती की भांति उछल कूद कर अपने परिवार के सारे काम वह खुद करती हैं। संजीवनी जी का परिवार काफी बड़ा है, जिसमें एक बेटे, बहू, बेटी, दामाद और पोते पोतियों के अलावा एक कुत्ता, एक तोता, पास पड़ोस के लोग, उनकी काम वाली, दूध वाला आदि कई लोग शामिल हैं। वे अपने घर की आधारशिला हैं, पर उनकी एक कमजोरी भी है। वे अकेलेपन से घबराती हैं, इसलिए हमेशा अपने लोगों से घिरी रहना चाहती हैं। एक दिन वे अखबार पढ़ रही थी कि तभी उनकी बहू ने आकर कहा, मम्मा मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ, आज सोनू को भी मैं ही ड्रॉप कर दूंगी, आप प्लीज इसके लिए पूड़ी बना दीजिएगा। उनकी बहू स्कूल में टीचर है, पर यहाँ सास बहू वाला कोई ड्रामा नहीं चलता। दोनों ही अपने रिश्ते को लेकर काफी सुलझी हुई हैं। सोनू उनकी 4 साल की पोती है, जिसकी देखभाल वह खुद करती हैं। सबके अपने अपने काम पर निकलने के बाद घर में लगभग 5-6 घंटे कोई भी नहीं होता, पर मिसेस शर्मा कभी अकेली नहीं होती। खाना बनाते बनाते वे अपनी कामवाली की समस्याएं सुनती हैं और फिर उनके निदान भी देती हैं। उसके बाद दूध वाले की गाय आजकल कौन सा चारा खा रही है, गाय का बछड़ा कैसा है आदि पर चर्चा होती है। उनके स्वभाव की एक खासियत उन्हें सबके बीच प्रिय बनाती है कि वे सबके साथ होते हुए भी किसी के साथ नहीं होती। मतलब वे सबकी मदद करती, पर कभी किसी के निजी मामलों में नहीं पड़ती, यहाँ तक कि बेटे बहू के भी नहीं। एक दिन पड़ोस वाली मिसेज कपूर उनके घर आई। उन्होंने कहा, मिसेज शर्मा कल मेरी शादी की 50वीं सालगिरह है, आप कल हमारी पार्टी में जरूर आइएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, इतना कहकर वो तो वहाँ से चली गई, पर आज उन्हें बिल्कुल अकेला कर दिया। मिसेज कपूर ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। शादी, पति, इन शब्दों का उनके जीवन में बहुत महत्व था, पर 5 साल पहले अकस्मात हुई पति की मौत ने उनके जीवन को लगभग निरर्थक बना दिया था। उनका पूरा जीवन सिर्फ उनके पति के इर्द गिर्द घूमता था। आज वे कई दिनों के बाद अपने पति के फोटो के साथ अकेली कमरे में बैठी थी। फोटो से बात कर रही थी, तभी सोनू ने आकर कहा, दादी आप क्या कर रहे हो, चलो मुझे खाना खिलाओ ना। हाँ हाँ चलो चलो, मैं तो यूं ही बस, इतना कहकर वो सोनू के साथ चल दी। सोनू को खाना खिलाते खिलाते वे सोच रही थी कि बाल मन कितना निर्मल व मासूम होता है। किसी प्रकार का दुख, कोई भी परिस्थिति इन्हें कभी छू भी नहीं पाती। किसी प्रकार का द्वेष, दम्भ इनमें नहीं होता। दादी अब चलो खेलने। उनके विचारों की रेल रुक गई और फिर से अपने पूर्व रूप में आ गई। अपने भीतर के शून्य को उन्होंने एक बार
फिर से अपनी पोती की अटखेलियों से भर दिया। दूसरी शाम मिसेज कपूर की पार्टी में वे अपनी पीड़ाओं से पूरी तरह से भुलाकर उनकी खुशियों में शामिल हुई। पर यह आश्वस्त सत्य है कि खुशियां क्षणिक होती हैं। यह भी उतना ही सत्य है कि जीवन में दुखों का होना भी आवश्यक है। अगर दुख ही ना होते तो खुशियां की क्या महत्ता। पर क्या कभी आपने सोचा है कि कोई दुख, कोई पीड़ा आजीवन कारावास बन जाए तो जीवन में किसी खुशी के कोई मायने नहीं रह जाते। पार्टी में खाना खाते खाते मिसेज शर्मा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। लगभग आधे घंटे की हलचल व असमंजस की स्थिति के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में 7 दिन बिताने के बाद मिसेज शर्मा ने अपने बेटे जय से कहा, बेटा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे घर ले चलो, मुझे यहाँ घुटन सी होती है, थोड़ा सिर दर्द और थोड़ा खांसी है, बस वह तो घर पर रहकर भी ठीक हो जाएगी। भला नज़ला जुखाम के लिए भी कोई अस्पताल आता है। बेटे ने कहा, हाँ माँ, बस 2-3 रिपोर्ट्स आ जाने वाले हैं, फिर हम घर चलेंगे। मिसेज शर्मा का बेटा तब यह नहीं जानता था कि वह अपना वादा पूरी तरह से नहीं निभा पाएगा। खुशियां आने से पहले दरवाजे पर दस्तक जरूर देती हैं, पर पीड़ाएं हमेशा दबे पांव ही घर में दाखिल होती है। तभी नर्स ने आकर उनके बेटे जय से कहा, सर आपको डॉक्टर ने केबिन में बुलाया है, आपकी माँ की रिपोर्ट्स आ गई है। इतना सुनते ही मिसेज शर्मा ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। जय भी लंबे डग भरता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा। उसे देखते ही डॉक्टर ने कहा, आइए मिस्टर शर्मा, मिसेज शर्मा के सारे रिपोर्ट्स आ गई हैं। खबर कुछ अच्छी नहीं है, हमने कुछ टेस्ट आपको बिना बताई किए हैं, जिसमें से उनका HIV टेस्ट पॉजिटिव आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका इन्फेक्शन अब स्टेज 3 एड्स में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से उनके शरीर के कई अंग जैसे किडनी, ब्रेन आदि प्रभावित हुए हैं। उनकी खांसी भी कोई साधारण खांसी नहीं, उन्हें TB है। जय सिर्फ सुनता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन तेज गति से उसकी ओर बढ़ती आ रही है। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, कैसे? मेरी माँ तो काफी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है। इस पर डॉक्टर ने कहा, मिस्टर शर्मा, आपके मुंह से यह सवाल अच्छा नहीं लगा। आप तो पढ़े लिखे हैं, धर्म और एड्स का क्या लेना देना? क्या शारीरिक संबंध ही एक जरिया है HIV फैलने का? और अब क्या, क्यों, कैसे से महत्वपूर्ण कि उनकी जान कैसे बचाई जाए। आज कई तरह की दवाएं हैं जिनसे इसकी रोकथाम की जा सकती है, पर सबसे जरूरी है उन्हें इस बारे में बताना, ताकि वे खुद भी सारी सावधानियां बरतें और इलाज में हमारा साथ दें, क्योंकि अब हमें उन्हें एड्स सेल में शिफ्ट करना पड़ेगा। कमरे में डॉक्टर और जय ने जैसे प्रवेश किया तो मिसेज शर्मा अपने पूरे सामान के साथ तैयार थी। उन्होंने सवालिया नजरों से उनको देखा और कहा, बेटा चलो, और एक दिन भी अब इस जेल में नहीं रहा जाएगा। जय ने कहा, माँ तुम्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। मगर क्यों? जय ने एक लिफाफा उनके हाथ में धर दिया। रिपोर्ट पढ़ते ही वे पलंग पर बैठ गईं, आंखें बंद, फिर भी नम थी। लगभग आधा घंटा उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। इसके बाद वह खुद डॉक्टर के पास गई, जहां जय पहले से मौजूद था। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, कितना समय है मेरे पास? डॉक्टर ने कहा, ऐसा नहीं है, आप इलाज के बाद ठीक हो सकती हैं, बस आप अपनी सकारात्मकता बनाए रखें। मिसेज शर्मा की प्रतिक्रियाएं अप्रत्याशित थी। भगवान के उड़ाए इस मखौल का उन्हें अचरज नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें सब पहले से पता था। वे बड़ी शांति से एड्स सेल में जाने की तैयारी कर रही थी। तभी जय आया। उन्होंने कहा, जय तुम्हें याद है जब पापा सख्त बीमार थे और तुम्हें मुंबई में हॉस्टल में पढ़ते थे, और फिर एक दिन अचानक पापा चल बसे। किसी को नहीं समझ आया कि आखिर बीमारी क्या थी। मैंने तुम्हें भी यही बताया था ना? झूठ कहा था मैंने। मैं जानती थी पापा को क्या हुआ है। उनकी मौत एड्स की वजह से हुई थी। कमरे में पसरा सन्नाटा तोड़ने के लिए जय के पास कोई शब्द नहीं थे। उसने कहा, पर क्यों माँ, तुमने क्यों नहीं बताया? जय,
हमारा समाज ऊपर से परिपक्व दिखता है पर अंदर से है नहीं। एड्स को लेकर हमारा समाज आज भी कई तरह के पूर्वग्रहों से पीड़ित है। मैं तुम्हारे पापा की मृत्यु को कलंकित नहीं होने देना चाहती थी। अगली सुबह एड्स सेल में उनकी शिफ्टिंग हुई। वे उस वार्ड को देखकर सोच रही थी कि यह बीमारी इतनी भयानक नहीं है जितना कि इससे बनने वाला माहौल। सभी अपनी अपनी पीड़ाओं से व्यथित थे। उस वार्ड में 70 साल के बूढ़े भी थे और 18 साल के युवा भी। मिसेज शर्मा की हालत उस माहौल से कहें या फिर बीमारी से बदतर होती जा रही थी। रोज किसी न किसी टेस्ट के लिए उनका खून वेदनापूर्ण तरीके से निकाला जाता। सैकड़ों दवाइयां रोज दी जाती। उस पर 50 इंजेक्शन। वे दिन भर बस अपने पलंग पर पड़ी रहती, छत को ताकती रहती। अब उनके साथ बस उनका अकेलापन था। बेटे बहू 2-3 दिन में एक बार जरूर मिलने आते। इस पर उन्हें संतोष होता क्योंकि उनके साथ वाले बिस्तर पर जो व्यक्ति था उनसे मिलने पिछले 3 महीने से कोई नहीं आया था। आज 1 महीने बाद उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। कई तरह की बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया था। वे दवाइयों को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी पर उन्हें कहीं ना कहीं जीने की इच्छा थी। अपनी पोती के पास अपने घर में वापस जाने की इच्छा थी। इसी इच्छा शक्ति के जोर पर वे चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगी और 6 महीने बाद वे पूरी तरह से स्वस्थ और सामान्य हो गई। डॉक्टर ने घर जाने की इजाजत भी दे दी। वह बहुत खुश थी। एक बड़ा युद्ध जीतकर मृत्यु को पराजित कर वे घर लौट रही थी पर वे यह नहीं जानती थी कि इन 6 महीनों में सब कुछ बदल चुका था। बाहर की दुनिया अब उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। घर जाते ही उन्होंने महसूस किया कि जितनी खुश वह थी उनका घर नहीं था। फिर भी उन्होंने पूर्वतः अपने घर की कमान संभालने की कोशिश की। बेटे बहू ने कभी कुछ नहीं कहा फिर भी एक लकीर जरूर बन गई थी। अब ना तो वे रसोई में कुछ बनाती और ना ही अपनी पोती को अपने हाथों से खाना खिला पाती। वे जानती थी कि ये सब जरूरी है पर ये सावधानियां उन्हें ठेस पहुंचाती थी। ना तो पास पड़ोस वाले आते और ना ही कोई बात करता। यहाँ तक कि काम वाली बाई भी अपना काम खत्म करने की जल्दी में रहती। सोनू भी अब स्कूल से ड्राइंग क्लास जाती थी। टिफिन लेकर घर का यह अकेलापन अब उन्हें अस्पताल के सन्नाटे से भी भयावह लगने लगा था। एक दिन उन्हें फिर से चक्कर आया और वह गिर पड़ी। अस्पताल में सारे चेकअप के बाद डॉक्टर ने उनसे कहा, मिसेज शर्मा आप तो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा, हाँ मुझे पता है। डॉक्टर ने कहा, फिर मैं मृत्यु से लड़ाई तो जीत गई पर समाज के मोर्चे पर मैं हार गई। अब यह सब बर्दाश्त नहीं होता। अपनों से ऐसे व्यवहार से तो अच्छा है कि मैं अपने जैसे लोगों के साथ रहूं। अब मुझे लगता है कि मेरे पति भाग्यशाली थे जो इस व्यथा के साथ जिए नहीं। ऐसे जीवन से तो इस अस्पताल का आजीवन कारावास ही भला है। दोस्तों आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।